में हमने स्टार्ट ली थी। स्पेशली वी डिस्कस प्रीवियसली एकलीजिया। ठीक है, एकलीजिया के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने याद रखने हैं। नंबर 1, एकलीजिया के अंदर क्या होता है कि लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर इम्प्रॉपरली रिलैक्स होता है एंड द फूड डू नॉट रीच फ्रॉम एसोफेगस टू द स्टमक। इसमें जब भी पेशेंट आते हैं उसको डिस्पेजिया होता है और अर्ली सेंसेशन ऑफ फुलनेस होती है। और एकलीजिया के नीचे मैंने एक पॉइंट मेंशन किया था जो एग्जाम में मिस नहीं होता, वो ये है इसमें बर्ड बीक अपीयरेंस होता है। क्या होता है? बर्ड बीक अपीयरेंस ऑन बेरियम स्वालो। और इसका जो कंफर्मेटरी टेस्ट था उसका नाम कौन बता सकता है? दैट इज मैनोमेट्री। उसको क्या कहते हैं? मैनोमेट्री। और एकलीजिया के अंदर हम मेडिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी। सर्जिकल ट्रीटमेंट का नाम क्या था? हेलर मायोटमी। क्या था? हेलर मायोटमी। ये पॉइंट याद रखने हैं। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कंडीशन के बारे में, दैट इज कॉल्ड एसोफेजियल वेरिसिस। एसोफेजियल वेरिसिस। तो प्लीज एवरीबॉडी फोकस हियर और हर एक बंदा अपने नोट्स बनाते रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। व्हाट इज मेंट बाय एसोफेजियल वेरिसिस? इसमें लिखे अ कंडीशन इन विच देयर इज abnormal dilation of submucosal vein in the lower part of esophagus. In the lower part of esophagus, that is called esophageal varices. देखिए, हमने ये बात की थी कि जीआईटी के जितने भी आर्गन्स होते हैं उसके 4 लेयर्स होते हैं। अंदर वाली लेयर को म्यूकोजा कहते हैं, इसके बाद सब म्यूकोजा, मस्कुलर लेयर और एडवेंटिशिया या सीरोसा। क्लियर है? अब मैंने ये बात भी की थी कि स्ट्रांगेस्ट लेयर सब म्यूकोजा होता है और जितने भी ब्लड वेसल्स है वो सारे के सारे कहाँ पे होते हैं? सब म्यूकोजा। तो कहते हैं कि अगर एसोफेगस की 2 बात याद रखें। हाँ, एसोफेगस की अगर किस पार्ट में? लोअर पार्ट में सब म्यूकोजल वेन की क्या हो जाए? डायलेशन हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? एसोफेजियल वेरिसिस कहते हैं। आप हॉस्पिटल में काम कर रहे या पेशेंट आया है या प्रोफेसर आपसे पूछ रहा है कि यार एसोफेजियल वेरिसिस डिजीज का मतलब क्या है, आपने 2 बातें करनी है कि सर इट इज द प्रॉब्लम ऑफ एसोफेगस, ये फूड पाइप है और इसके लोअर पार्ट का मसला है। किस पार्ट का? लोअर। अगर एसोफेगस के नीचे वाले लोअर पार्ट में सब म्यूकोजल वेन की क्या हो जाए? डायलेशन हो जाए तो उसको एसोफेजियल वेरिसिस कहते हैं। ये जो वेरिसिस है ये आर्टरी का मसला है कि वेन का? वेन का मसला है। और अपर पार्ट ऑफ एसोफेगस का या लोअर का? लोअर पार्ट का होता है। ठीक है, अब इसके लिए व्हाट आर द काजेस? इसकी काजेस क्या है कि व्हाट आर दोज काजेस व्हिच कैन कॉज एसोफेजियल वेरिसिस? नंबर 1 हेपेटाइटिस बी। ये किस वजह से हो सकती है? हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। मतलब हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी पेशेंट के अंदर एसोफेजियल वेरिसिस के चांसेस ज्यादा होते हैं। नंबर 2 यहाँ पे लेके अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, पोर्टल हाइपरटेंशन। किन लोगों के अंदर? पोर्टल हाइपरटेंशन। आप लोगों को पता है कि द मेन वेन विच कैरी ब्लड टू द लिवर इज नोन एज पोर्टल वेन। पोर्टल वेन के अंदर अगर प्रेशर बढ़ जाए तो कंडीशन इज कॉल्ड पोर्टल हाइपरटेंशन। उसमें भी एसोफेजियल वेरिसिस होता है। और आखिर में लेके CLD स्टैंड फॉर क्रोनिक लिवर डिजीज। तो क्रोनिक लिवर डिजीज पेशेंट में भी ये क्या होता है? दैट कैन कॉज एसोफेजियल वेरिसिस। अब एग्जाम के दिन सारे के सारे आप लोग कोई चीज भूल जाए कि यार अब क्या करना है, कोई ऐसी बात बतानी है जिससे देखिए अ गुड डॉक्टर शुड नो एवरीथिंग। लेकिन अगर आप लोगों ने सेफ साइड निकालना है कि यार मैं फेल भी ना हो जाऊं और मैं पास भी हो जाऊं, तो देखिए आप लोग कहोगे यार कि उस टाइम सर ने क्या कहा था। तो आप लोग अगर इसको फोकस करें, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी ये दोनों लीवर को डैमेज करते हैं। फिर यहाँ पे पोर्टल हाइपरटेंशन तब होता है जब मसला कहाँ पे होता है? लीवर के अंदर होता है। और क्रोनिक लीवर डिजीज भी। तो इन सब के अंदर कौन सा आर्गन डैमेज होता है? लीवर। तो आप लोगों को ये बात आनी चाहिए कि एनी डैमेज विच इज अकरिंग इन द लिवर दे कैन लीड टू एसोफेजियल वेरिसिस। ये पॉइंट याद रखें। लेकिन लीवर के अंदर वो डैमेज जो शॉर्ट टर्म तक हो या लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म तक हो, क्योंकि हेपेटाइटिस बी एंड सी आर कॉल्ड क्रोनिक हेपेटाइटिस। ये क्या है? क्रोनिक। So any pathology, any disease which damage the liver for long run
दे कैन लीड टू एसोफेजियल वेरिसेस। अब कैसे, तो लेके मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म आप लोगों को मैं बताऊंगा, इसकी मैकेनिज्म आप लोगों ने कैसे याद रखनी है। क्लियर है कि नहीं? सिर्फ यहाँ पे लेके इट इज मेनली ड्यू टू बैक प्रेशर when the primary pathology lies in where liver। जब लीवर के अंदर मसला हो और उस वजह से बैक प्रेशर लग जाए तो वो जाकर एसोफेगस को डैमेज कर देती है। अब कैसे, जिस बंदे ने ये डायग्राम याद किया तो उसके सारी चीज आसान हो जाएगी। ठीक है, तो प्लीज फोकस करें। पहले आप लोग इस तरह एक पाइप की शक्ल में किसको ड्रा करें, एसोफेगस। कितना सेंटीमीटर होता है? 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25। फॉर एग्जांपल आप लोग ये डायग्रामेटिकली ड्रा करें कि दिस इज एसोफेगस। समझ रहे कि नहीं? एसोफेगस को हम इमेज में रिडिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। तो यहाँ पे अपर 1/3 है, ये क्या है? अपर 1/3। ये कौन सा होगा? मिडल 1/3। और नीचे क्या होगा? लोअर 1/3। तो ये तो सबको पता होना चाहिए कि जो एसोफेजियल वेरिसेस है उसमें मसला कहाँ पे होता है? लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस। तो हम इस लोअर 1/3 को टारगेट करेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे 2 बातें मजीद याद रखनी है। वो ये है कि जो लोअर 1/3 है एसोफेगस का, इसमें जो सब म्यूकोजा है इसके अंदर वेन्स होते हैं। क्या होते हैं? सब म्यूकोजा लेयर के अंदर क्या होते हैं? वेन। तो प्लीज याद रखें, मैं इसको हेडिंग देता हूँ, सब म्यूकोजल वेन। ये क्या होते हैं? सब म्यूकोजल वेन। इन विच पार्ट ऑफ एसोफेगस? लोअर पार्ट। क्लियर है? अब यहाँ पे लीवर जो है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी पे होता है। ठीक है, एब्डोमेन के अंदर यहाँ पे राइट साइड पे दाएं तरफ इस रिब्स के नीचे क्या होता है? लीवर। और लीवर के सामने गॉल ब्लैडर होता है। क्या होता है? गॉल ब्लैडर। तो फॉर एग्जांपल दिस इज द लीवर। अब देखें, लीवर को जो ब्लड देने वाला वेन है दैट इज कॉल्ड पोर्टल वेन। ये कौन सा वेन है? पोर्टल वेन। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन द वेन विच कैरी ब्लड टू द लीवर इज नोन एज अ पोर्टल वेन। अब सुन ले, अगर हम लोअर 1/3 ऑफ एसोफेगस से वीनस ब्लड लेना चाहें तो हम किस वेन से लेंगे? सब म्यूकोजल वेन। ये सब म्यूकोजल वेन अपना ब्लड लोअर 1/3 से एक वेन को देता है जिसका नाम है, ये जो वेन इससे निकला है ये किसको आ रहा है? शाबाश, पोर्टल वेन। तो सुन ले ये बात इंपॉर्टेंट कि लोअर 1/3 ऑफ एसोफेगस से जो वीनस ब्लड है वो किसको मिलता है? पोर्टल वेन को। किसके जरिए मिलता है? इस वेन के जरिए जिसका नाम है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। ये एग्जाम में आता है, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट गैस्ट्रिक। अब इसके वर्ड में गैस्ट्रिक का वर्ड जरूर है, गैस्ट्रिक मीन स्टमक है, क्योंकि ये वेन लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक से भी ब्लड लेता है और ये लोअर 1/3 ऑफ द एसोफेगस से भी लेता है। तो सुन ले, लोअर 1/3 ऑफ एसोफेगस के अंदर जो सब म्यूकोजल वेन है वो अपना ब्लड किस वेन को देते हैं? लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। और ये लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन फिर ब्लड किसको देता है? पोर्टल वेन। और पोर्टल वेन ये ब्लड किसको देगा? लीवर को देगा। क्लियर है कि नहीं? तो अगर हम एक वर्ड में बात करें कि लोअर 1/3 ऑफ एसोफेगस की वीनस ब्लड किसको मिलती है? लीवर को। लेकिन मिलेगी तब जब कौन सा वेन इसको लेगा? पोर्टल वेन लेगा। समझ रहे कि नहीं? अब आते हैं कंसेप्ट की तरफ। बहुत आसान। आप लोगों के सर इसमें तो कुछ है नहीं। अब देखें, एक पेशेंट है उसको हेपेटाइटिस बी है, या उसको हेपेटाइटिस क्या है? सी है, या उसको पोर्टल क्या है? हाइपरटेंशन है। मतलब कोई भी मसला है जो किसको डैमेज कर चुका है? लीवर। अब अगर ये लीवर खुद मसले में है तो ये पोर्टल वेन से ब्लड ले सकेगा? नहीं लेगा। तो पोर्टल वेन के अंदर ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा, विच इज कॉल्ड पोर्टल हाइपरटेंशन। देखिए ये पाइप है, इसमें पानी है और उस पानी ने आगे टैंक में जाना है। अब अगर ये टैंक खुद मसला में है, टैंक के अंदर खुद खराबी है, तो वो पाइप से पानी लेगा? नहीं। तो वो पानी फिर ज्यादा देर तक किस में रहेगा? पोर्टल वेन में। तो उसके अंदर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। तो पोर्टल हाइपरटेंशन। अब जब इसमें प्रेशर बढ़ेगा, सुन ले, तो आया इसमें इतना प्रेशर होगा कि वो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन से ब्लड लेगा? नहीं लेगा। तो इस पे प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। और जब इस पे प्रेशर ज्यादा होगा तो इस सब म्यूकोजल वेन से लेगा? नहीं। तो उस पे प्रेशर ज्यादा। और जब वेन के अंदर ब्लड की प्रेशर बढ़ जाती है तो वो क्या हो जाता है? डायलेट। तो देखे, सब म्यूकोजल वेन की क्या हो गई? डायलेशन इन द लोअर 1/3 ऑफ एसोफेगस। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एसोफेजियल वेरिसेस। अब एसोफेजियल वेरिसेस जिन लोगों को होता है, इसका प्राइमरी मसला कहाँ से स्टार्ट होता है? लीवर से।
या तो हेपेटाइटिस बी होगी या सी होगी या पोर्टल हाइपरटेंशन या क्रोनिक लीवर डिजीज होता है। अब सुन ले, ये फॉरवर्ड प्रेशर से है या बैक प्रेशर? तो एसोफेजियल वेरिसिस इज मेनली ड्यू टू द बैक प्रेशर व्हेन द प्राइमरी प्रॉब्लम लाइज इन द लीवर की वजह से होता है। अब समझ गए क्या नहीं? अब लिखे क्लिनिकल फीचर, ये पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करते हैं, व्हाट इज द क्लिनिकल फीचर। अब देखें, अगर ये प्रेशर बढ़ता रहे तो यहाँ की जो लोकल वेन है वो रप्चर हो सकती है क्या नहीं, और जब यहाँ की सब म्यूकोजल वेन रप्चर हो जाए तो उससे क्या होगी, ब्लीडिंग, और ये ब्लड फिर बंदा उल्टियों में बाहर फेंकेगा, इसको कहते हैं ब्लड इन द वोमिट इज हीमाटोमेसिस। तो क्या कहते हैं, हीमाटोमेसिस। तो पहला इसकी जो मेन पॉइंट है हीमाटोमेसिस। व्हाट इज हीमाटोमेसिस? न्यू स्टूडेंट शाबाश। ब्लड इन द वोमिटिंग, हम कहते हैं कि खून की उल्टियां, मतलब कुछ उल्टियों के अंदर खून आता है और जिस उल्टी में खून आता है उसको क्या कहते हैं, हीमाटोमेसिस कहते हैं। तो आप लोग अगर ब्रैकेट में लिखे तो ब्लड इन द वोमिटिंग, ब्लड इन द वोमिटिंग। और एग्जाम में याद रखे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दैट शुड बी पेनलेस इन नेचर। ये क्या होता है, पेनलेस। अब मैं यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ, कुछ मरीज आते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब जब मैं उल्टी करता हूँ तो उसमें ताज़ा खून होता है। क्या होता है, ताज़ा खून। तो उसके कई रीज़न हो सकते हैं, लेकिन फिर उससे हम एक सवाल करते हैं, जब आप उल्टी करते हैं उसमें खून आता है तो उसके बाद आपके गले में दर्द रहता है कि नहीं? वो कहते हैं गला तो ऐसा महसूस करता हूँ जिस तरह कोई बंदा गला फाड़ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो पेनफुल हीमाटोमेसिस एसोफेजियल वेरिसिस में नहीं होती, वो और डिजीज है। लेकिन ये बंदा कहता है कि डॉक्टर साहब बैठे बैठाए बस अचानक उल्टी आ जाती है, उसमें ताज़ा खून भी होता है लेकिन मेरे गले में कोई दर्द नहीं होता, लेकिन उस बंदे को पहले से हेपेटाइटिस बी या क्या होगा, सी होगा। तो हम ये समझेंगे कि लॉन्ग रन में ये प्रेशर बैक आया है और यहाँ पे वेसल रप्चर करके ब्लड इन द वोमिट करा चुका है, लेकिन इसमें पेन नहीं होता, तो पेनलेस हीमाटोमेसिस होता है। क्लियर है कि नहीं? अब अगर यहाँ पे प्लीज सुन ले, ये जो वेन है ये कंस्ट्रिक्ट है कि डायलेट है? हाँ जी, डायलेट है। तो जब ये वेन डायलेट होंगे इस तरह तो बाहर की तरफ निकलेंगे, तो एसोफेगस अंदर से नैरो होगा कि वाइडर? नैरो। तो ये बंदा सही तरीके से खाना खा सकेगा नहीं, तो डिस्पेजिया होता है। एसोफेजियल वेरिसिस में डिस्पेजिया, डिफिकल्टी इन swallowing द फूड इज नोन एज डिस्पेजिया। इन लोगों को डिस्पेजिया होता है। नंबर 2, ये लोग जब आते हैं अगर ये खाना खाएंगे भी तो उसको जनाब दर्द भी महसूस होता है, तो क्या कहते हैं, ओडाइनोपेजिया। अब सुन ले, खाना खाने के दौरान मतलब मुश्किल पेश आना, बंदा कहता है कि मैं खाने को नीचे ला नहीं जा सकता, स्वॉलो नहीं कर सकता, उसका नाम क्या है, डिस्पेजिया। लेकिन अगर खाना खा सकता है बंदा थोड़ा बहुत लेकिन दर्द हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, ओडाइनोपेजिया। ओडाइनोपेजिया मीन पेनफुल स्वॉल्विंग, डिस्पेजिया मीन डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग। क्लियर है, ये याद रखना है। तो इसको ओडाइनोपेजिया भी हो सकता है और डिस्पेजिया भी हो सकती है। अब इसके बाद जब एसोफेजियल वेरिसिस हम डायग्नोज करें तो इसके लिए क्या जनाब, व्हाट इज द ट्रीटमेंट, इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में हम एक ड्रग देते हैं दैट इज कॉल्ड, उस ड्रग का नाम है टेरेलेप्सप्रेन। ठीक है, इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड टेरेलेप्सरिसेन। ठीक है, ये ड्रग देते हैं। अनदर इज ऑक्सीरियोटाइड, क्या दे सकते हैं, ऑक्सीरियोटाइड। और आखिर में लेके बेलून डायलेटेशन टेक्निक करते हैं, बेलून डायलेटेशन टेक्निक, जब बेलून डायलेशन करते हैं। अब सुन ले, असल में एसोफेजियल वेरिसिस के अंदर जो वेन है वो कंट्रैक्ट है या इसकी डायलेशन हुई है, डायलेशन। तो ऐसा ड्रग देना है कि वो इस वेसल को क्या करे, कंट्रैक्ट करे। तो टेरेलेप्सप्रेन एंड ऑक्सीरियोटाइड एक्ट एज अ वेसो कंस्ट्रिक्टर, ये वेसल को क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर इसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ब्लीडिंग के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे, और फिर एसोफेगस खुला भी रहेगा तो खाना खाने के दौरान मसले भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये दोनों जो है ये वेसो कंस्ट्रक्टर है। ये क्या है, वेसो कंस्ट्रक्टर, ये वेसल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। और जो बेलून डायलेटेशन है इसका मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, एंडोस्कोपी के जरिए एक मशीन को अंदर ले जाते हैं एसोफेगस में, और उसमें गुब्बारा होता है, बेलून होता है। क्या होता है, बेलून। उस देखे, ये अगर एंडोस्कोपी मशीन के जरिए मैं एक इंस्ट्रूमेंट डाल तो सुन ले, इसके सर पे इस तरह गुब्बारा होता है। क्या होता है, गुब्बारा, बेलून। इसको अगर बाहर से मैं हवा देता हूँ तो ये गुब्बारा फूल जाएगा, और जब ये फूल जाएगा तो इस डायरेक्ट वेन को प्रेशराइज करेगा कि नहीं, तो इसको अंदर की तरफ खींच के उसकी डायलेशन को क्या करेगा, कम करेगा। लेकिन बेलून डायलेटेशन जो है, बेलून डायलेटेशन एक्चुअली बेलून डायलेटेशन उन केसेस के अंदर करते हैं जिससे ब्लीडिंग ज्यादा हो रही हो या वो लोग जो मेडिकल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स ना दे सके, दैट इज कॉल्ड। अब सुन लेना, ये एक स्टंट है, उसमें बेलून है,
बैलून के अंदर अगर एयर अभी तक नहीं आई है उसको कहते हैं डिफ्लेशन। क्या कहते हैं? डिफ्लेशन। जब हम एंडोस्कोपी के जरिए बैलून उस एरिया तक ले जाए जहां पे वेन की क्या है? डायलेशन, तो बाहर से उसमें क्या देंगे? हवा। जब हवा देंगे तो ये जब गुब्बारा इस तरह भर जाएगा तो दोनों अतराफ निकलेगी क्या? नहीं। ये जब दोनों अतराफ निकलेगी तो ये किसको प्रेशराइज करेगी? इस वेन को, और इसको अंदर की तरफ खींचेगी ताकि इसकी डायलेशन क्या कर सके? कम कर सके। तो दिस टेक्निक इज कॉल्ड व्हाट? आंसर इज दिस टेक्निक इज कॉल्ड बैलून डायलेटेशन टेक्निक। लेकिन एसोफेजियल वेरिसेस के जितने भी लोग आते हैं उनको पहले से किसका मसला होता है? लीवर का मसला होता है। समझ गए कि नहीं? और ये लोग जब भी आते हैं कहते हैं कि मुंह भर के उसको उल्टी आती है और उसमें ताज़ा क्या होता है? खून। लेकिन अगर आपसे ये सवाल करते हैं कि आपके गले में इसके बाद दर्द रहता है कि नहीं, ये लोग क्या कहेंगे? नो पेन। दैट इज कॉल्ड पेनलेस हेमाटोमेसिस। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन की तरफ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड प्लमर विल्सन सिंड्रोम। हेडिंग दे दे कि व्हाट इज मेंट बाय प्लमर विल्सन सिंड्रोम। तो इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन हम पढ़ेंगे दैट इज नोन एज प्लमर विल्सन सिंड्रोम। प्लमर विल्सन सिंड्रोम के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, क्योंकि प्लमर विल्सन सिंड्रोम पे क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि लास्ट टाइम एनएलई में या एनएबी के अंदर इसके क्वेश्चन जरूर आए हैं। किस सिंड्रोम के? प्लमर विल्सन सिंड्रोम। ये दो बंदे थे, एक का नाम प्लमर था, दूसरे का विल्सन। ये दोनों कुलीग थे, इसने ये मालूम किया था, इसलिए इसको लोग क्या कहते हैं? प्लमर विल्सन सिंड्रोम। इसमें लिखे इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ ट्राइएड। ट्राइएड का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स। प्लमर विल्सन सिंड्रोम बीमारी के अंदर पेशेंट के अंदर कितनी चीजें होनी चाहिए? तीन। कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स इज कॉल्ड ऑफ ट्राइएड। अब आप लोगों ने याद रखना है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज होनी चाहिए। प्लमर विल्सन सिंड्रोम पेशेंट में द फर्स्ट थिंग दैट यू पीपल शुड नो, एसोफेजियल वेब्स। क्या होने चाहिए? एसोफेजियल वेब्स। हम तो एसोफेगस पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर एसोफेगस में मसला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लेके एसोफेजियल वेब के नीचे इट इज दी एबनॉर्मल म्यूकोजल फोल्ड। इसका मतलब ये है कि जो एसोफेगस है, दिस इज अ फूड पाइप। ठीक है, दिस इज एसोफेगस। इसके अंदर क्या होता है? इनसाइड पे म्यूकोजा होता है। क्या होता है? म्यूकोजा। कभी कभार एसोफेगस की जो अंदर वाली साइड है म्यूकोजा की एबनॉर्मली फोल्डिंग कर देती है। क्या कर देती है? फोल्डिंग। दिस एबनॉर्मल फोल्डिंग ऑफ एसोफेजियल म्यूकोजा इज नोन एज एसोफेजियल वेब्स। इसको क्या कहते हैं? एसोफेजियल। इस साइड से भी और देखें इस साइड से भी। तो अगर एसोफेगस के अंदर ये म्यूकोजा एबनॉर्मली फोल्ड हो जाए, हाँ जी, तो आप लोगों के ख्याल में एसोफेगस के अंदर फूड को जाने के लिए रास्ता कम हो गया कि ज्यादा? कम हो जाता है। और ये जो एसोफेजियल वेब्स है ये हमें कैसे नजर आएंगे? एंडोस्कोपी के जरिए। किसके जरिए? एंडोस्कोपी। ये एक टेस्ट है। हम गांव में कहते हैं कि फलाने बंदे को आज टीवी के जरिए जो है टेस्ट में देखा गया। टीवी का मतलब एंडोस्कोपी होता है। ये जो घर में जो है ना हाउस वाइफ होती है वो कहते हैं ना कि आज मैं गई थी और उसने पता नहीं मुझे टीवी पे पूरा का पूरा देख लिया। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब एंडोस्कोपी का टेस्ट होता है। एंडोस्कोपी टेस्ट के अंदर हमें कैमरे के जरिए जनाब पूरी जीआईटी को अंदर से देखते हैं। तो अगर एसोफेगस को देखा जाए एसोफेजियल वेब्स के अंदर तो वो अंदर से जनाब नेरो हो जाता है। क्या हो जाता है? नेरो। क्योंकि एसोफेगस की जो म्यूकोजा है उसने एबनॉर्मल क्या बना चुके हैं? फोल्ड बना चुके हैं। अगर एसोफेगस अंदर से एबनॉर्मली म्यूकोजल फोल्ड में नजर आ जाए तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? एसोफेजियल वेब कहते हैं। क्या कहते हैं? एसोफेजियल वेब। प्लीज नेक्स्ट पॉइंट याद रखें कि प्लमर विल्सन सिंड्रोम में सेकंड बात होती है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। इन लोगों में क्या होता है? आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। ये भी पॉइंट याद रखें। और आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के जो लोग होते हैं दे लुक लाइक पेलर। वो क्या नजर आते हैं? पेलर नजर आते हैं। और नेक्स्ट लास्ट में लेके दीज पेशेंट आल्सो डेवलप डिस्पेजिया। इन लोगों की क्या होता है? डिस्पेजिया। अब देखें ना, अगर एक पेशेंट है उसकी एसोफेगस अंदर से नेरो है तो कैन दिस पेशेंट ईट फूड प्रॉपरली? नो, देयर विल बी डिफिकल्टी इन द स्वालो एंड द कंडीशन इज नोन एज डिस्पेजिया। अब देखें, अगर एक पेशेंट है उसमें एसोफेजियल वेब है, इसमें डिस्पेजिया है और आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, तो ये तीन चीजें एक ही पेशेंट को अगर आ जाए तो इसको क्या कहते हैं? प्लमर विल्सन सिंड्रोम कहते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट याद रखें, ये दो बंदे थे, कुलीग थे। आप लोगों ने नोट याद रखे
ये जो प्लमर विल्सन है ये तो अब तक मर चुके हैं ना, डाई, दीज बोथ आर डाई। तो डाई का मतलब ये है इन लोगों में डी फॉर डिस्पेजिया होता है, आई फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और ई फॉर एसोफेजियल वेव्स होता है। तो ये जनाब अगर आप लोगों ने याद कर लिए 2 पॉइंट्स, तो इसका मतलब ये है कि दैट इज कॉल्ड प्लमर विल्सन सिंड्रोम। अब इसमें लेके जनाब इन्वेस्टिगेशन क्या है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर सबसे पहले तो हम चेक करते हैं सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो ब्लड सीपी के जरिए इसमें जब एचबी हम देखते हैं तो उसका लेवल क्या होगा, डिक्रीज। एचबी लेवल इसलिए कम होगा कि दीज पेशेंट डेवलप अनीमिया, इन लोगों में क्या होता है, अनीमिया, और अनीमिया पेशेंट के अंदर एचबी लेवल क्या होता है, कम होता है। तो सीबीसी स्टैंड फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट, और इस पे हीमोग्लोबिन का लेवल क्या मिलेगा, डिक्रीज, क्योंकि इन लोगों के अंदर अनीमिया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए सीरम आयरन चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, सीरम आयरन, वो ज्यादा होगा कि कम, डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी है, तो सीरम आयरन भी क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट देखिए इसमें जो थर्ड टेस्ट करते हैं सीरम फेराटिन चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, फेराटिन। देखिए व्हाट इज फेराटिन, इट इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन। तो जब आयरन नहीं है तो स्टोर भी नहीं होंगे ना, तो सीरम फेराटिन ज्यादा होगा कि कम, ये भी डिक्रीज होगा। क्लियर है। और नेक्स्ट देखें एंडोस्कोपी करते हैं। क्या करते हैं, एंडोस्कोपी। तो एंडोस्कोपी में एसोफेगस के अंदर क्या नजर आएंगे, शाबाश, एबनॉर्मल म्यूकोजल फोल्ड नजर आएंगे, और इस फोल्ड से पता चलेगा कि दिस पेशेंट हैज एसोफेजियल वेब्स, इसमें एसोफेजियल वेब्स है, और जिसकी वजह से बंदा खाना नहीं खा सकता, क्योंकि अगर ये म्यूकोजल फोल्ड को देखे तो एसोफेगस का जो ल्यूमेन है अंदर वाला हिस्सा ये वाइडर है कि नेरो, नेरो, और इस नेरो एरिया के अंदर फूड का नीचे जाना मुश्किल हो जाता है, इसकी वजह से पेशेंट को क्या होता है, डिस्पेजिया होता है। क्लियर है। अब लिखे व्हाट इज द ट्रीटमेंट, कि प्लमर विल्सन सिंड्रोम पेशेंट अगर डायग्नोज हो भी जाए इसकी जनाब ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। तो नेक्स्ट देखे कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ प्लमर विल्सन सिंड्रोम। नंबर 1 फेरस सल्फेट। क्या देते हैं, फेरस सल्फेट देते हैं। क्लियर है कि नहीं। फेरस सल्फेट इसलिए देते हैं जिससे हम आयरन को बढ़ाए, मतलब ये है, और ये एनीमिया के लिए, और आयरन सप्लीमेंट स्टार्ट करते हैं, आयरन सप्लीमेंट। और नेक्स्ट देखे यहाँ पे कि रेफर टू द जीआईटी सर्जन, मतलब इसको हम फिर रेफर करेंगे जीआईटी सर्जन, और वो डिसाइड करेगा इसकी आगे एंडोस्कोपिक गाइडेड हमारे पास ऑपरेशन होनी है कि नहीं होनी, क्योंकि वो फिर सर्जरी का जो टीम होता है तो वो सारे के सारे डिसाइड करेंगे या इस पेशेंट में जनाब हम सर्जरी करें या ना कर सके। क्लियर है। लेकिन सिम्टोमेटिकली हम सबसे पहले जो फोकस करेंगे वो किस पे, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया पे, और इसके लिए हम आयरन सप्लीमेंट भी देंगे और फेरस सल्फेट भी देंगे। ठीक है जी। तो प्लमर विल्सन सिंड्रोम में एक क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी अनीमिया है जो प्लमर विल्सन का पार्ट होता है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। क्लियर है। अब लिखे नेक्स्ट पैथोलॉजी की तरफ जाएंगे। दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड बैरेट एसोफेगस। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है, एंड दैट इज कॉल्ड बैरेट एसोफेगस। बैरेट एसोफेगस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज एवरीबॉडी, आई वुड लाइक टू टेल दिस कि दिस इज आस्क्ड इन मल्टीपल टाइम इन एग्जाम। बैरेट एसोफेगस का मतलब क्या है और इसमें एमसीक्यूज क्या है। तो इसमें लिखें अ कंडीशन in which the epithelium of lower part of esophagus is replaced by या change into replaced by abnormal epithelium। कहने का मतलब यह है कि बैरेट एसोफेगस इज नथिंग बट इट इज दी एपिथेलियल चेंज। ये क्या होता है, एपिथेलियल चेंज। किस पार्ट ऑफ एसोफेगस में, लोअर पार्ट में। अगर लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस के अंदर अपना एपिथेलियम दूसरे पे रिप्लेस हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, बैरेट एसोफेगस कहेंगे। अब वो एपिथेलियम क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट लिखे एमसीक्यूज के लिए चेंज। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अब देखें होता क्या है, लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस की बात हो रही है, क्योंकि लोअर एसोफेगस, बैरेट एसोफेगस के जितने पेशेंट आते हैं उसकी एंडोस्कोपी पे जो प्रॉब्लम नजर आती है वो अपर पार्ट में नहीं बल्कि कहाँ पे,
लोअर पार्ट में नजर आती है। तो लोअर पार्ट में जो एसोफेगस के अंदर अपना एपिथेलियम होता है, देखिए इसका नाम है नॉन केराटिनाइज। इसको क्या कहते हैं? नॉन केराटिनाइज। हाँ जी, स्ट्रेटिफाइड, ये आप लोगों ने याद रखना है, स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल एपिथेलियम इन द लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस। बात समझ रहे हैं? आपसे वाइवा में पूछा जाता है, आपसे हिस्टोलॉजी में पूछा जाता है, फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है कि एसोफेगस के जो लोअर पार्ट की एपिथेलियम है उसका नाम क्या है? नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अगर ये हमें दिख जाए तो दैट विल बी नॉर्मल और एबनॉर्मल? ये नॉर्मल है। अब अगर ये नॉर्मल एपिथेलियम, अब देखिए मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ कि दिस इज व्हाट नॉर्मल, ये क्या है? नॉर्मल है। लेकिन अगर ये नॉर्मल एपिथेलियम एबनॉर्मल पे रिप्लेस हो जाए, अब एबनॉर्मल क्या है? लेके हाँ जी, कोई बता सकता है पूरे क्लास में? शाबाश। एबनॉर्मल एपिथेलियम नॉन सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। इसको क्या कहते हैं? नॉन सिलिएटेड कोलमनर। ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल? ये एबनॉर्मल है। अब देखिए मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि मजीद आसान बनाऊं, लेकिन इस टॉपिक को एसोफेगस में सब चीजें भूल जाए, लेकिन nobody can comment and nobody can ignore this topic. It's very important one. Barrett esophagus. आप लोग किसी भी हॉस्पिटल में जाए, सर को बताए कि एसोफेगस में अगर मैं याद रखूं किसी भी एग्जाम में पास होने के लिए तो कौन सा टॉपिक है? वो बैरेट एसोफेगस है। तो बैरेट एसोफेगस है क्या चीज? बैरेट एसोफेगस इज नथिंग but it is the changing of normal lower esophagus epithelium into abnormal. अब एसोफेगस के लोअर पार्ट में जो नॉर्मल एपिथेलियम है उसका नाम क्या है? नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अगर ये रिप्लेस हो जाए, अगर ये चेंज हो जाए किस पे? नॉन सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम में, तो तब हम जाकर कहेंगे कि ये कौन सा एसोफेगस है? बैरेट एसोफेगस है। ये जो एपिथेलियम चेंज है ये हम बाहर से देखेंगे या एंडोस्कोपी पे? ये एंडोस्कोपी पे हमें नजर आती है। अब आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ इसका मतलब मजीद क्या है। देखिए प्लीज अब इधर फोकस करें। तो यहाँ पे मेन पॉइंट ये है, देखिए एक पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए कि अगर हम एंडोस्कोपी करें और उसमें मुझे कोई एपिथेलियल सेल इस तरह नजर आते हैं, अब सुन ले, ये हिस्टोलॉजी के टर्मिनोलॉजी में आता है, फर्स्ट ईयर की मेडिकल फील्ड में। अगर कोई एपिथेलियम हमें ऐसा नजर आता है एंडोस्कोपी पे, क्लियर है? अब सुन ले, कुछ एपिथेलियम हमें इस तरह भी नजर आते हैं, बिल्कुल सेम लाइक अबव, लाइक दिस, इस तरह नजर आते। इसका मतलब ये है ये जो एपिथेलियल सेल है ये हमें स्क्वायर्स की शक्ल में नजर आते हैं। कौन से? स्क्वायर्स की शक्ल में। ऐसा है कि नहीं? दैट इज स्क्वायर। फिर देखिए कुछ एपिथेलियम, भाई ये ड्रा करें तो आप लोगों की जो है ना बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगे कुछ वर्ड्स आएंगे दैट विल बी वेरी वेरी इजी, और ये फिजियोलॉजी के अंदर हिस्टोलॉजी का टॉपिक है, हिस्टोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखें कि कुछ एपिथेलियम ऐसे नजर आते हैं, कुछ एपिथेलियम हमें ऐसे नजर आते हैं। देखिए कुछ एपिथेलियम हमें कॉलम की शक्ल में नजर आते हैं। किसकी शक्ल में? ऊपर वाले स्क्वायर की शक्ल में थे, और ये क्या है? कॉलम की शक्ल में नजर आते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बार बार कहूंगा ये नोट कर ले अपने पास। ठीक है, विल बी वेरी हेल्पफुल। फिर यहाँ पे ये भी जनाब कॉलम की शक्ल में एपिथेलियम है। अब इस कॉलम्स को देख के, इस डायग्राम्स को देख के, यू पीपल विल रियलाइज दैट इट इज अ वेरी इजी टॉपिक। क्लियर है? अब देखिए प्लीज, ये जनाब एंडोस्कोपी के बाद एपिथेलियम इस तरह की नजर आ सकती है, और ये एपिथेलियम मुख्तलिफ जगहों की है। क्या है? स्टमक का अपना है, इंटेस्टाइन का अपना है, एसोफेगस का अपना है। यार जो काम स्टमक करता है वो एसोफेगस कर सकता है, और जो काम एसोफेगस करता है वो इंटेस्टाइन कर सकता है। अगर काम डिफरेंट है तो एपिथेलियम भी सब में क्या होगा? डिफरेंट होगा। क्लियर है कि नहीं? अब इधर पॉइंट ये है कि यहाँ पे कुछ एपिथेलियम स्क्वायर में नजर आते हैं, लेकिन इसके ऊपर इस तरह प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन्स। उस प्रोटीन का नाम है केराटिन प्रोटीन। कौन सा? केराटिन प्रोटीन। ये जो डॉट्स बना रहा हूं ये कौन सा प्रोटीन है? केराटिन प्रोटीन है। और कुछ एपिथेलियम ऐसी होती है, कुछ एपिथेलियम कि इसको हम जब देखते हैं तो कॉलम की शक्ल में नजर आते हैं। कौन से? कॉलम। लेकिन इसके ऊपर इस तरह की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, इसको सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। अब सुन लें, इस एपिथेलियम को देखिए ऊपर वाले को, शाबाश, इसका नाम कौन बता सकता है? ये स्क्वायर है कि कॉलम है? तो ऐसा एपिथेलियम जो किसकी शक्ल में नजर आए?
स्क्वायर की शक्ल में, तो वो स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। वो कौन सा होता है? स्क्वेमस। अब ये जो एपिथेलियम है ये एक सिंगल लाइन में है कि लेयर बाय लेयर है, इसका नाम है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। समझ गए? इसको क्या कहेंगे? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। प्लीज याद रखिए, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है जी। चले अब मैं पूछता, हमाद बताएगा ये स्क्वायर्स वाला है कि कॉलमनर है? ये स्क्वायर में है, तो स्क्वायर वाला एपिथेलियम यार, कॉलम इस तरह कॉलम बड़े बड़े होते हैं, इसका मतलब कॉलमनर मीन कॉलम की शक्ल में, ये बड़े बड़े है कि स्क्वायर की शक्ल में? ये स्क्वायर की शक्ल में है, तो ये स्क्वेमस एपिथेलियम है। क्या है? स्क्वेमस है। लेकिन अब ये सिंपल है कि लेयर बाय लेयर है, मतलब लेयर बाय लेयर है। तो जो एपिथेलियम लेयर बाय लेयर होता है उसको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड। कौन सा? स्ट्रेटिफाइड। तो देखे ये स्ट्रेटिफाइड है कि नहीं है? हाँ जी, स्ट्रेटिफाइड है। और है कौन सा? कॉलमनर के स्क्वेमस, स्क्वेमस एपिथेलियम है। अब नेक्स्ट पॉइंट सुन ले। अब आप लोग कहोगे इट इज वेरी इजी, ये कौन सा है? लेयर बाय लेयर है कि नहीं? तो क्या है? स्ट्रेटिफाइड कौन सा? स्क्वेमस एपिथेलियम है। ऐसा है क्या? नहीं। लेकिन अब इसमें और इसमें फर्क देखें, ये जो है इसमें कोई केराटिन है? हाँ, नहीं है। तो इसके सामने लेके नॉन केराटिनाइज। कौन सा है? हाँ, इसका पूरा नाम क्या बन गया? इसमें केराटिन नहीं है तो नॉन केराटिनाइज। लेयर बाय लेयर है तो स्ट्रेटिफाइड है, स्क्वायर की शक्ल में है तो स्क्वेमस है। तो इसका नाम क्या बन गया? नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये क्या है? क्या बात? इसमें केराटिन है तो इसका नाम केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है। डन। अब ये कौन सा एपिथेलियम है? लेकिन इसमें सिलिया है, नॉन सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ये कौन सा है? नॉन सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। और ये क्या है? वेरी गुड, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। यार इससे आसान अब फार्मूला नहीं है, एपिथेलियम के नाम को समझना आसान है कि नहीं? अब सुन ले, कहते हैं कि जब एंडोस्कोपी के जरिए हम एसोफेगस के किस पार्ट को देखते हैं? लोअर पार्ट को, तो वहां पे हमें इस तरह का एपिथेलियम नजर आता है। हाँ जी, तो ये एपिथेलियम पे केराटिन है, तो ये क्या है? नॉन केराटिनाइज्ड है। क्या है? नॉन केराटिनाइज्ड। सिंगल है कि लेयर बाय लेयर है? तो स्ट्रेटिफाइड है। और स्क्वायर की शक्ल में है तो स्क्वेमस एपिथेलियम। तो नॉर्मली लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस में नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। समझ गए कि नहीं? अगर ये रिप्लेस हो जाए ऐसे एपिथेलियम से जो हमें इस तरह नजर आ जाए, तो दैट इज नॉन सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। बात समझ रहे कि नहीं? तो दैट विल बी नॉर्मल और एबनॉर्मल। इस चेंज ऑफ एपिथेलियम को एक टाइप से दूसरे टाइप को, दैट इज कॉल्ड ऑफ बेरेट एसोफेगस। इसका कहते हैं बेरेट। तो आप लोगों को एग्जाम के दिन हमें क्वेश्चन क्या आएगा? वो कहेगा कि बेरेट एसोफेगस इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंजिंग इन डैश केराटिनाइज्ड टू नॉन केराटिनाइज्ड, सिंपल टू कॉलमनर, इस तरह क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा चेंजिंग ऑफ नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इनटू नॉन सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। प्लीज इसको आप लोग जितनी मर्तबा देखे याद रखें, वेरी 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 हेल्पफुल। इवन अ सिंगल एमसीक्यूज कैन मैटर इन द एग्जाम। ठीक है, एक वर्ड मैं जानता हूँ, इसका एनालिसिस स्टेप 1 3 दफा एक एक नंबर की वजह से रहता है। ठीक है ना? तो 1 MCQs कैन क्रिएट अ डिफरेंस इन योर लाइफ। क्लियर है कि नहीं? तो प्लीज याद रखें। अब यहाँ पे इसके लिखे रिस्क फैक्टर कि बेरेट एसोफेगस का वजह क्या है, तो प्लीज लिखे व्हाट इज द रिस्क फैक्टर। सबसे पहले तो लिखे GERD। क्या हो सकता है? GERD स्टैंड फॉर गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। और नेक्स्ट लिखे क्रोनिक इरिटेशन ऑफ HCl, क्रोनिक इरिटेशन ऑफ, हाँ जी, HCl। एग्जाम में आ जाए द मोस्ट कॉमन काज ऑफ बेरेट एसोफेगस क्रोनिक इरिटेशन ऑफ HCl। हाँ जी, कौन बता सकता है मैकेनिज्म? ये स्टमक है एंड दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस। ऐसा है कि नहीं? HCl इज प्रोड्यूस्ड बाय पैराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक। क्लियर है? अब HCl स्टमक में होते हैं, HCl वापस अगर एसोफेगस में जाए तो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल? नॉर्मल है, एबनॉर्मल है। वेरी गुड। क्या है? एबनॉर्मल। इस एरिया को क्या कहते हैं? लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। क्या कहते हैं? लोअर। कुछ लोगों में ये ओपन होते तो वापस क्लोज नहीं होता,
जब क्लोज नहीं होगा तो गैस्ट्रिक कंटेंट वापस एसोफेगस में जाएंगे कि नहीं, इस केस को क्या कहते हैं, गार्ड। और अगर ये HCl बार बार जाए, लॉन्ग रन में जाए, तो HCl का ज्यादा मसला लोअर पार्ट पे होगा कि अपर पे, इसलिए बैरेट एसोफेगस लोअर पार्ट में होता है। तो इस HCl को ये एपिथेलियम सामना नहीं कर सकती, तो फिर यहाँ की जो लोअर पार्ट की ये वाला एपिथेलियम है, ये अपने आप में चेंज लाएगी कि नहीं, और उस चेंज का मतलब ये होगा कि वो किसका सामना कर सके, HCl, और वे इस एपिथेलियम से अपने आप को किस पे रिप्लेस करेगी, नॉन सिलिएटेड कोलमनर, जिसकी वजह से बैरेट एसोफेगस होगा। तो बैरेट एसोफेगस उन लोगों में होता है जिनको गर्ड होता है 2 साल 3 साल से, और उसको क्रोनिकली लॉन्ग टर्म में किस चीज की रिफ्लक्स हो रही है, HCl, और वो लोअर पार्ट ऑफ म्यूकोजा को बार बार इरिटेट करता हो। क्लियर है कि नहीं? तो द मोस्ट कॉमन काज ऑफ बैरेट एसोफेगस दैट इज क्रोनिक इरिटेशन ऑफ HCl। अब यहाँ पे नेक्स्ट MCQs लिखे, MCQs, बैरेट एसोफेगस, बैरेट एसोफेगस इज क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ, अब देखे बुक से नहीं देखना, बुक से देखोगे तो मैंने रीजन पूछना है फिर। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि बुक में रीजन नहीं है, तो बुक से नहीं देखना वरना फंस जाओगे। ठीक है, ओके जी। क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ गैस्ट्रिक मेटाप्लेजिया, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया, सर BCD और E कोई ऑप्शन होते हैं, लेकिन इनमें से आंसर होता है बैरेट एसोफेगस इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ डैश, गैस्ट्रिक मेटाप्लेजिया या इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया। ओके, असल में ये सवाल मैंने खुद गलत किया था जब मैं स्टेप 1 में बैठा था, मुझे आज भी याद है ये सवाल मुझसे खुद गलत हुआ था। ठीक है, तो आज मुझे याद है और मैंने भी गैस्ट्रिक लिखा था। ठीक है, सही है ना? तो बैरेट एसोफेगस जब भी एग्जाम में आता है और हर साल आता है, ये किस मेटाप्लेजिया की क्लासिकल एग्जांपल है, दैट इज इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया। ये किसकी एग्जांपल है? इंटेस्टाइनल। अब बुक में देखें, बुक में देखेंगे ताकि आप लोग की माइंड में ये चिपक जाए। बुक में बैरेट एसोफेगस के नीचे दूसरे नंबर लाइन में सेकंड लास्ट में लिखा होगा इट इज इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया। ये क्या होता है? इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया। अब कैसे? कहते हैं कि बैरेट एसोफेगस में ये वाला जो एपिथेलियम है वो इससे रिप्लेस हो जाता है, ऐसा है क्या नहीं? और ये जो एपिथेलियम एसोफेगस में आता है किस पार्ट में? लोअर पार्ट में। ये एग्जैक्टली उस एपिथेलियम जैसा नजर आता है जो नॉर्मल कहाँ पे होता है? इंटेस्टाइन में होता है। किस में होता है? इसलिए दिस एपिथेलियम लुक लाइक इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, इस वजह से उसको इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया कहते हैं। और एपिथेलियम का एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट हो जाना इट इज कॉल्ड ऑफ मेटाप्लेजिया। इस क्या कहते हैं? मेटाप्लेजिया। अब देखें यहाँ पे मैं आप लोग को कुछ इम्पोर्टेंट चीजें, इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए एक पॉइंट आता है, दिस इज अ सेल, द न्यूक्लियस, इसकी चेंज ये है। शाबाश, देखें इसके एक एक क्वेश्चन है MCQs। ये सारे लिख ले। इसको कहते हैं सेल्यूलर एडाप्टेशन। इसको क्या कहते हैं? सेल्यूलर एडाप्टेशन। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे पॉइंट आप लोगों ने याद रखने हैं, प्लीज देखें। ये ओरिजिनल सेल है। क्या है? ओरिजिनल सेल। अब सुन ले, हाँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट NAB के लिए, ये ओरिजिनल सेल है, ओरिजिनल सेल। अब ये जो ओरिजिनल सेल है इसके साथ ये हुआ है, ये रिजल्टेंट न्यू सेल है। अब इसकी जो है ना इसमें फर्क क्या है कि इस सेल का साइज इंक्रीज हुआ है। तो ऐसा प्रॉब्लम इसमें ओरिजिनल सेल रिजल्टेंट सेल में जाए और उसका साइज क्या हो जाए, दैट इज इंक्रीज, दैट इज नोन एज हाइपरट्रोफी। तो क्या कहते हैं? हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी इज इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल। क्लियर है कि नहीं? लेकिन पहले से ये कितने सेल थे? 1, और रिजल्टेंट में नंबर पे असर नहीं पड़ता लेकिन सिर्फ साइज में बढ़ जाता है। क्लियर है? इसमें देखें ये सेल क्या हो चुका है? स्मॉल, डिक्रीज इन द साइज।
अब देखें, जब साइज में वो कम हो जाता है तो उसके लिए जो वर्ड यूज होते हैं मेडिसिन में, दैट इज एट्रोपी। क्या कहते हैं? एट्रोपी। हाइपोट्रोपी नहीं होता मेडिसिन में, दैट इज कॉल्ड एट्रोपी। क्लियर है? तो हाइपरट्रोपी एंड एट्रोपी, तो इन दोनों का जो रिलेशन है वो नंबर के साथ है कि साइज के साथ? ये साइज के साथ है। ठीक है जी। अब इसमें देखें क्या बात, इसमें साइज का मसला है कि नंबर का? नंबर। और इसमें, हाँ जी, वेरी गुड, नंबर प्लस साइज। अब देखें, मैं कहता हूं दिस इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स बट इन ऑर्डर्ड फैशन। ऑर्डर्ड मीन एक तरीके से नंबर बढ़ता जा रहा है लेकिन साइज क्या है? नॉर्मल है। दैट इज हाइपरप्लेजिया। इसको क्या कहते हैं? हाइपर का मतलब क्या है? ज्यादा, प्लेजिया मीन नंबर। ठीक है। अब यहाँ पे नंबर इंक्रीज है और साइज भी चेंज है, तो ये ऑर्डर्ड इंक्रीज है कि डिसऑर्डर्ड है? डिसऑर्डर्ड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल इज कॉल्ड डिस्प्लेजिया। इसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेजिया। और ये डिस्प्लेजिया फिर बाद में क्या बन जाएगी? न्यूप्लेजिया, फिर इज कॉल्ड कैंसर। इसको क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। तो एक्चुअली जो प्लेजिया का वर्ड है ये नंबर के लिए है। किसके लिए? नंबर। तो अगर ऑर्डर्ड तरीके से है तो हाइपरप्लेजिया है, डिसऑर्डर्ड तरीके से है तो फिर डिस्प्लेजिया देन न्यूप्लेजिया है। अब यहाँ पे इस सेल को देखें, ये स्क्वायर शक्ल में है और ये कॉलम, तो साइज वगैरह का इशू नहीं, ये एपिथेलियम है। क्या है? एपिथेलियम। तो इसका शेप एक टाइप से दूसरे में रिप्लेस हुआ है तो उसको मेटाप्लेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मेटाप्लेजिया इज अ टर्म related to the changing of epithelium from one type to another. This all is called cellular adaptation. क्या कहते हैं? सेलुलर एडाप्टेशन। और इससे क्वेश्चन, ये जनरल पैथोलॉजी का टॉपिक है और इससे जरूर क्वेश्चन आता है। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो बैरेट एसोफेगस है इट इज द एग्जांपल ऑफ मेटाप्लेजिया, और ये मेटाप्लेजिया ऐसा होता है एग्जैक्टली लाइक इंटेस्टाइन एपिथेलियम, इसलिए इसका नाम क्या है? इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया। नेक्स्ट सवाल ये है कि अगर किसी को बैरेट एसोफेगस है तो इस पेशेंट को आगे क्या करना है? आप लोगों ने क्या बताना है? प्लीज नोट करें, बैरेट एसोफेगस, बैरेट एसोफेगस, हाँ जी, इज कंप्लीटली रिवर्सेबल। ये क्या होता है? कंप्लीटली रिवर्सेबल। तो पेशेंट को ना डराए कि बस अब चले गए। क्लियर है? पेशेंट को बताना है कि अगर आप अभी भी एहतियात करें तो आपका इशू कंप्लीटली रिवर्स हो सकता है। तो बैरेट एसोफेगस इज नॉट कैंसर बट इट कैन इंक्रीज द रिस्क फॉर कैंसर। लेकिन अगर बैरेट एसोफेगस स्टेज में पेशेंट केयर करे तो उसका इशू कंप्लीटली क्या हो सकता है? रिवर्स हो सकता है। ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट लेके शाबाश, ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट से पहले लेके कॉम्प्लिकेशन। हाँ जी, अगर बैरेट एसोफेगस को ट्रीट ना की जाए तो क्या होगा? बैरेट एसोफेजियल कैंसर किस पार्ट में? अपर के लोअर? लोअर पार्ट से जो कैंसर निकलता है एसोफेगस के अंदर, इसको कहते हैं एडिनो कार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस। इसको क्या कहते हैं? एडिनो। क्योंकि एसोफेगस के अपर पार्ट से स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा आता है। तो अगर एग्जामिनर ये पूछे कि अनट्रीटेड बैरेट एसोफेगस इंक्रीज द रिस्क ऑफ डैश, आंसर विल बी एडिनो कार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस। ट्रीटमेंट लेके, आज इसकी ट्रीटमेंट में क्या देंगे? एनीवन इन द होल क्लास? शाबाश। अवॉइड स्पाइसी फूड इनटेक। किस चीज को कम करने? स्पाइसी फूड। क्योंकि ताकि गैस्ट्राइटिस ना हो। बैरेट एसोफेगस का वजह क्या है? क्रोनिक इरिटेशन ऑफ एचसीएल। तो हमने गर्ट के अंदर इस एचसीएल की रिफ्लक्स को क्या करना है? कम करना है। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं। कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ओमेप्राजोल देते हैं। ओमेप्राजोल जो गोली है ये बंदे को एम्प्टी स्टमक पे लेना पड़ता है सुबह। जो मैदे के मरीज होते हैं ये 20 mg और 40 mg में आता है और सुबह सवेरे एम्प्टी स्टमक पे लेना पड़ता है। और ओमेप्राजोल क्या करता है? ये एचसीएल की प्रोडक्शन को कम करेगा। जब हम एचसीएल को कंट्रोल करेंगे तो फिर यहाँ पे इरिटेशन नहीं होगी, तो ये जो एपिथेलियम है वो फिर नॉर्मल से खुद किस पे आएगी? नॉर्मल पे आ जाएगी। तो द बेस्ट वे टू मैनेज बैरेट एसोफेगस टू कंट्रोल एचसीएल प्रोडक्शन। क्लियर है कि नहीं? तो इसका मतलब इसको कहते हैं एसिड सप्रेशन थेरापी। इसके जरिए हम गैस्ट्रिक एसिड को सप्रेस करते हैं ताकि एचसीएल कम बन जाए और वो जाकर एपिथेलियम ऑफ द लोअर एसोफेगस को बार बार इरिटेट ना कर सके। ठीक है जी, आगे पढ़े के बस
ओके, कल से इंशाल्लाह इसके अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और चीजें बाकी है, और कल इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करके फिर स्टमक की फिजियोलॉजी पे जाएंगे। ठीक है, हम देखें वन बाय वन। एसोफेगस के बाद स्टमक पे जाएंगे, फिजियो प्लस पेथो, फिर इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन अलग पढ़ेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन अलग, लीवर अलग पढ़ेंगे, गॉल ब्लैडर अलग पढ़ेंगे, और पेंक्रियाज अलग पढ़ेंगे, और इन सब की फिर एट द एंड फार्मा भी पढ़ेंगे। ठीक है जी, ओके। H2 ब्लॉकर भी दे सकते हैं, रेनिटेडीन, फेमोटेडीन, वो भी HCl को क्या करेंगे काम। इसलिए तो मैंने कहा कि एसिड सप्रेशन थेरापी, चाहे आप उसमें से PPI दे दें या H2 ब्लॉकर दे दें। ओके, दूसरी बात आप देखें, बात सुने, जैसे कि मैं ये सोच रहा था कि अगर हम क्लास की टाइमिंग को